हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 3 करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में। और जो पिछले 2 लेक्चर थे फ्रेंड्स उसमें हमने म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हम फ्रेंड्स देखने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस बिजनेस। तो जो लेक्चर नंबर 3 होगा और 4 होगा उसमें हम इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। इंश्योरेंस बिजनेस में स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ओके, तो बैंकों में इंश्योरेंस प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए क्या स्कोप होता है। तो इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल इन विच द इंश्योर्ड ट्रांसफर्स अ रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस टू इंश्योरेंस कंपनी दैट मिटिगेट्स इट इन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन नोन एज प्रीमियम। तो देखिए, इंश्योरेंस हम सभी लोग करवाते हैं। काफ़ी सारे लोगों की LIC होगी, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा रखा होगा, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा होगा। तो इसमें होता क्या है, अगर जैसे आप अपनी कार कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसका कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक प्रीमियम पे करते हैं। जैसे अब आपकी कार का इंश्योरेंस मान लीजिए 18,000 रुपये में किसी कंपनी ने कर दिया है, तो आपने उस इंश्योरेंस कंपनी को 18,000 रुपये दे दिए इस बात के लिए कि अगर इस पूरे 1 साल के लिए नॉर्मली होता है ये फ्रेंड्स, तो 1 साल में अगर मेरी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम, मेरी कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसे कंपनसेट करना होगा। अब अगर मान लीजिए किसी समय पे वो एक्सीडेंट हो जाता है उस कार का और वो डैमेज हो जाती है और आप उसे शोरूम वगैरह में ले जाएँगे या फिर रिपेयर सेंटर पे ले जाएँगे और वहाँ पर भले ही वो 56,000 रुपये का खर्चा लगे या जो भी हो, तो 18,000 रुपये का जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी उसको 56,000 रुपये पे करके आपकी गाड़ी रिपेयर करवानी पड़ती है। ठीक है? अब कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है पूरा का पूरा साल बीत जाए और आपने गाड़ी सुरक्षित चलाई और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो उस केस में ये 18,000 रुपये आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कई बार बेनिफिट मिलता भी है, कई बार बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ भी अगर कोई रिस्क अराइज़ होता है, तो आपको उस जो आपने प्रीमियम जो पैसा दिया था प्रीमियम कंपनी को जो दे रखा था, उससे आप क्या है फाइनेंशियल लॉस से बच जाते हैं फ्रेंड्स। ओके? तो इंश्योर्ड जो जिस पर्सन को इंश्योरेंस दिया जाता है उसे इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गई बात। ये जनरल लाइफ की बात है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि हाँ, अगर आपको कोई इसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है, अगर पॉलिसी होल्डर को कोई दिक्कत आती है जिस चीज़ के लिए उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को उसे मिटिगेट करना होता है या उसे कंपनसेट करना पड़ता है। इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी इस इंश्योर्ड पर्सन से एडवांस में कुछ प्रीमियम या पैसा लेती है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जिसमें अगर ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, एसेट इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बिजनेस इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी अवेलेबल होता है। तो बेसिकली 3 है ब्रॉडर कैटेगरी में, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट इंश्योरेंस। और 2 और आते हैं बिजनेस इंश्योरेंस। आप अपना बिजनेस भी इंश्योर कर सकते हैं, अगर आप ट्रेवलिंग पर जा रहे हैं तो अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो इंश्योरेंस होता है ये एक तरीके से रिस्क मिटिगेशन टूल है। क्या कह सकते हैं हम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल है या मिटिगेशन टूल है, जिसमें इंश्योर्ड क्या करता है, अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी उससे कुछ पैसा लेती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। और इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में, जो पॉलिसी का खरीदार या होल्डर है और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है। अब डिफरेंट टाइप के जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जिसमें ब्रॉड कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस, इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ओके, और इसके अलावा बिजनेस इंश्योरेंस एंड ट्रेवल इंश्योरेंस इज आल्सो अवेलेबल। अ पर्सन आर एंटिटी हु बाइज इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योर्ड आर पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी बायर। ठीक है, तो जो आदमी इंश्योरेंस को बाई करता है, अ पर्सन आर एंटिटी हु बाइज इंश्योरेंस, जो आदमी इंश्योरेंस बाई करता है, जैसे आपने अगर अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है, यानी आपने कार का इंश्योरेंस बाई किया है, तो आप हो गए आप क्या होंगे, इंश्योर्ड पर्सन होंगे या पॉलिसी होल्डर कहलाएंगे या इंश्योरेंस बायर कहलाएंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में द डीरेगुलराइजेशन ऑफ मार्केट हैज फ्रीड अप इनॉर्मस एम्बिट फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड ट्रेड इन इंडिया एंड अ फ्री ओपन मार्केट फॉर एंट्री। तो डीरेगुलराइजेशन जब से हुआ है फ्रेंड्स, है ना, जो
डीरेगुलराइजेशन हुआ है, जैसे हमने उसमें पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी डीरेगुलराइजेशन हुआ था। मतलब आरबीआई पहले कंट्रोल करता था, फिर बाद में आरबीआई ने कहा कि नहीं, बैंक खुद अपना मैनेज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो उसी तरीके से डीरेगुलराइजेशन जब से हुआ है मार्केट का, तब से काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी हैं कि इंश्योरेंस जो बेस्ड ट्रेड है वो हमारे देश में काफ़ी आगे बढ़ा है। मतलब पहले क्या था कि जैसे सब कुछ आईआरडीए पूरी तरह से कंट्रोल करता था, है ना, हर चीज़ आईआरडीए के डिसीजन से होगी, बिना परमिशन के ये वो। लेकिन जब डीरेगुलराइजेशन हुआ तो अब क्या हुआ कि विदेशी कंपनियों को भी अलाउ किया गया। काफ़ी सारे बैंकों ने विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप भी किए, और तो इस तरीके से मतलब एडवांसमेंट आया हुआ है इस पूरे स्पेस में, एक तरीके से कह सकते हैं। और फ्री ओपन मार्केट एंट्री भी अवेलेबल है, यानी कोई भी एंटिटी अब इस मार्केट में इजीली एंट्री मार सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास में ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं: हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस इंश्योरेंस इज आल्सो अवेलेबल, ट्रेवल इंश्योरेंस, जिनके बारे में यहाँ पर कुछ खास बात नहीं की जाएगी। उसके बाद में अ पर्सन या एंटिटी जो कि इंश्योरेंस बाई करता है उसे हम इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंश्योर्ड है या उसे ही पॉलिसी होल्डर कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स पहला वाला हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, टू कवर मेडिकल कॉस्ट दैट माइट अराइज फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंटल इंजरीज, सर्जरीज एंड अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो मतलब अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मान लेते हैं किसी की एज ज़्यादा है, अगर उसको हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, तो पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए का बिल बन गया। अब अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो ये 10 लाख रुपए का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा अमाउंट है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी फैमिली पर्सन के लिए। एक 10 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट है, तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लोग ज़्यादा इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि अगर आपकी एज मान लीजिए हम अराउंड में 25 से 30 होगी, तो हो सकता है ईश्वर ने आपको कोई भी बीमारी नहीं दी हुई है, आप एकदम स्वस्थ हैं, तो आपको लगता है कि अभी मैं एकदम हेल्थी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और इंश्योरेंस तो तब लेंगे जब हम 40-50 साल के होंगे। लेकिन जब आप 40-50 साल की उम्र में लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पता चलता है कि साल भर का लाख रुपए मांग रहे हैं, अभी हो सकता है आपको 16,000-18,000 रुपये में पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगा। तो भले ही थोड़ा सा पैसा इसमें वेस्ट हो जाता है, हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रीमियम आपका आगे चल करके बढ़ता नहीं अगर आप अर्ली एज में एंट्री कर लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। ओके, जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं बीमारी की वजह से, या कहीं एक्सीडेंटल हो गया है, या कोई सर्जरी वगैरह आपको करवानी पड़ रही है, या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन सभी केसेस में आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर करती है इंश्योर्ड पर्सन को। ओके, मेडिकल कास्ट के लिए जितना भी उसका खर्चा है उन सबको बचाती है। तो यहाँ पर भी द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स स्पेशली फ्रॉम मिडिल क्लास हैव गिवन फ्लिप टू ग्रोथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो चूँकि इंश्योरेंस सेक्टर में भी उदारीकरण आया था, लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी कंपनी खोल सकता है, उन सभी वजहों से साथ ही साथ में जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड भी बहुत ज़्यादा की। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 10 लाख 12 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, अभी कोविड से हम लोग गुजरे ही हैं, मे बी कि किसी की फैमिली में काफ़ी सारा पैसा लग गया होगा कोविड से बचाने में फैमिली मेम्बर्स को, तो मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा सफ़र करता है फ्रेंड। तो उन्होंने मतलब उनकी डिमांड भी रहती है, और अच्छा भी है अगर हम अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर रखते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। टुडे द सेक्टर इज इमर्जिंग एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से मतलब जो है ग्रो होने वाला सेक्टर हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस। दीज इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड इंडिविजुअल एज वेल एज फ्लोटर पॉलिसीज एंड ग्रुप इंश्योरेंस आर आल्सो इन वोग्यू। तो देखिए क्या होता है, इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब हुआ मैंने अपना इंश्योरेंस करवा लिया। फ्लोटर पॉलिसी का मतलब होता है फ्रेंड्स जब आप एक साथ पूरा परिवार कवर अप करते हैं, जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, उनके 2 बच्चे हैं वो भी कवर हो गए, तो ये 4 लोग अगर एक साथ कवर हो जाते हैं तो वो फ्लोटर पॉलिसीज हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक टर्म है। फ्लोटर पॉलिसीज का मतलब होता है जब आप एक साथ एक पूरा परिवार एक तरीके से कह सकते हैं कवर करते हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल भी अपने आप को कवर करवा सकता है, ग्रुप इंश्योरेंस भी जो है
वोगी में है मतलब पूरा का पूरा ग्रुप, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे एम्प्लॉय को, सारे जितने भी उनके एम्प्लॉय हैं उन सबको एक साथ कवर कर दिया जाए इंश्योरेंस में, तो वो एक तरीके से ग्रुप इंश्योरेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं फ्रेंड्स वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो ऐसी कंपनी जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है, एक ऐसी होगी जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम करेगी लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम देख रही है, और एक जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर रही है। तो 3 तरीके की कंपनियां हो गई। एक तो ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही देखती है, वो और कोई पॉलिसी नहीं बेचती, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, स्टैंड अलोन काम करती है। दूसरा जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस बांटती है या बेचती है, और तीसरा लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है और हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है। तो ये 3 टाइप की कंपनियां जो है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में पाई जाती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमें। अगर किसी भी पर्सन को कोई बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, तो उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए, उनमें जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे उनको बचाने के लिए इंश्योर्ड पर्सन को एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो इंश्योर्ड पर्सन को इन सभी खर्चों से बचाती है और वो पैसे खुद भरती है। बदले में पर्सन को कुछ ना कुछ साल में पैसे देने पड़ते हैं। ओके, अब इंश्योरेंस सेक्टर के लिबरलाइजेशन की वजह से, उदारीकरण की वजह से, और साथ ही साथ मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उनकी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से ये जो सेक्टर है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद में हमने ये भी समझा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पार्ट है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है करंट टाइम पे। ओके, तो ये जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनी, जो क्या करती हैं, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, फ्लोटर पॉलिसी भी प्रोवाइड करती हैं। फ्लोटर पॉलिसी का मैंने आपको बताया कि जब एक फैमिली पूरी के पूरे अपने आप को कवर करे तो उसे फ्लोटर पॉलिसी कहेंगे, जैसे मम्मी पापा 2 बच्चे, इस तरीके से। ग्रुप इंश्योरेंस भी जो है चलन में है, वो भी मीन्स फैशन होता है फ्रेंड कि इस समय ग्रुप इंश्योरेंस भी काफ़ी लोग करवाते हैं, या फिर काफ़ी कंपनियां अपने लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस करवाती हैं। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक कंपनी जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का काम देखती है, एक कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस का काम देखती है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, एक लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जो जीवन की रक्षा करने के लिए होता है, जनरल इंश्योरेंस का मतलब जिंदगी के अलावा बाकी सारी चीज़ों को जो कवरअप करती है वो जनरल इंश्योरेंस, जैसे कार वगैरह का इंश्योरेंस आप करवाते हैं तो वो जनरल इंश्योरेंस है, क्योंकि उसमें लाइफ इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं है, लाइफ नहीं इंश्योर्ड होती है। ओके, तो ये 3 तरीके की कंपनियां हो गई फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देख लिया, अब हम दूसरा देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। और तीसरा क्या था फ्रेंड्स, एसेट इंश्योरेंस, जैसे आपका घर है, आपकी कोई और चीज़ है जिसको आप इंश्योर करना चाहते हो, एसेट इंश्योरेंस में आते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफरिंग्स कैटरिंग टू द इन्वेस्टमेंट नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, पहली बात तो ये लाइफ को इंश्योर करते हैं, मतलब इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करते हैं ज़िंदगी का प्रोवाइड करते हैं। अगर आप की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए आपको कंपनसेट करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं। ओके, ये डिपेंड करता है कि पर्सन कौन सा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करेगा, वो उसकी इन्वेस्टमेंट नीड और डिफरेंट टाइप ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं उसके आधार पर ही वो चूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो 4-5 टाइप की होती है, उनमें कौन कौन सी है और किसको क्या लेनी है वो डिपेंड करेगा। तो देखिए, सबसे पहली होती है इंडाउमेंट पॉलिसीज। Okay, an endowment policy is a life insurance contract designed to pay a lump sum after a specific term or on its maturity or on डेथ। ओके, तो जो इंडोमेंट पॉलिसी होती है, इंड मतलब इंड ऐसा समझ लीजिए, इंडोमेंट मतलब होता है इंड में आपको पैसे मिलेंगे। चाहे अगर आपने 25 साल के लिए इंडोमेंट पॉलिसी करवा रखी है तो जब 25 साल पूरे होंगे तो आपको सारा का सारा पैसा मिल जाएगा, या किसी वजह से अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की तो उस केस में लंप सम मनी मिलती है। तो ऐसे पॉलिसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इंडोमेंट पॉलिसी कहते हैं। टिपिकली मैच्योरिटीज आर 10, 15, 20 ईयर्स आर अप टू अ सर्टन एज लिमिट। ओके, तो जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे होता है। सम पॉलिसीज आल्सो पे आउट इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अब इसमें जो इंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, मान लीजिए किसी पर्सन को इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, उसको कैंसर वगैरह हो गया या कुछ ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, लंग या किडनी फेलियर या कुछ इस टाइप का, तो उस केस में भी कुछ पैसा वो पे करती है। इंडोमेंट पॉलिसी में ऐसा ऑप्शन होता है।
दूसरा आता है फ्रेंड्स आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हर साल आपको सर हमें 25,000 रुपये हर साल देने पड़ेंगे, 25,000 हर एवरी ईयर आपको हमें पे करने हैं, ठीक है, और अगले 30 साल तक आपको ये पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो 25 या 75 लगभग आप जो है 7.5 लाख रुपए पे कर देंगे इस पर्सन को, ठीक है, अगर हर साल इतना दे रहे हैं। तो बदले में क्या है कि 7.5 लाख रुपए आपके जाएंगे तो 30 साल में, लेकिन ये कुछ रिटर्न में देगा नहीं। बट इन केस ऑफ योर डेथ, अगर मान लीजिए आपकी किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये आपको 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए जो भी सम एश्योर्ड है उतना पैसा लौटाती है। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का ये कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, इंडोमेंट पॉलिसी की क्या खासियत थी, हो सकता है व्यक्ति ने 10,000 रुपये हर साल जमा किए और उसने 30 साल तक पॉलिसी चलाई, और उसके बाद जितना भी पैसा जमा किया उसको मान लीजिए ये हो जाएगा लगभग 3 लाख रुपए जमा कर दिए उसने, हो सकता है उसको 5 लाख 6 लाख जो भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कहने मतलब इसमें जो पैसा उसने इंडोमेंट पॉलिसी में 10,000 रुपये हर महीने जमा किया था, उसके बदले में वो व्यक्ति यदि जिंदा रहता है, उसको कुछ नहीं होता है, तो उसको 30 साल बाद जो है उसको लमसम मनी 6 लाख रुपए मिल जाएगी। लेकिन टर्म इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं है। यदि आप हर साल 25,000 रुपये 30,000 रुपये महीने देते हैं, या एक साल में 25,000 रुपये हर साल देते हैं अगले 30 साल तक, और अगर भगवान आपको सुरक्षित रखता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको ये पॉलिसी एक पैसा नहीं देगी, एक पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कुछ इत्तेफाक से हो जाता है तो आपको सारा का सारा लमसम मनी 1 करोड़ रुपए तक भी देते हैं रिटर्न में। ओके, तो ये टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है फ्रेंड्स। ओके, द बेसिक प्रीमाइस ऑफ अ term insurance policy is to secure the immediate need of nominees or beneficiary in event of sudden or unfortunate demise of the policy holder। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो जो भी नॉमिनी पर्सन है या जो भी बेनिफिशियरी है उसको जो मतलब उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने का काम करती है ये इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, द पॉलिसी होल्डर डज नॉट गेट एनी मॉनेटरी बेनिफिट एट द एंड ऑफ द पॉलिसी। ओके, ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द टैक्स बेनिफिट ही एंड सी कैन अवेल टू, है ना। मतलब अगर जो है पर्सन को कुछ होता नहीं है, वो जिंदा रहता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, जितने साल की पॉलिसी है, तो उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, ये है कि चूंकि आप इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, तो जो आप टैक्स वगैरह में 80C वगैरह में इसको दिखाते हैं, वो चीज़ आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर द सम एश्योर्ड इज पेड टू हिज और हर बेनिफिशरी। लेकिन यदि किसी वजह से आपकी डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उस केस में बेनिफिशियरी को पूरा का पूरा सम एश्योर्ड जो भी 1 करोड़ रुपए या जो भी है वो पूरा का पूरा टर्म इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज आर आल्सो रिलेटिवली चीपर टू एक्वायर एज कम्पेयर टू अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब टर्म इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है फ्रेंड्स वो सस्ती पड़ती हैं, उतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती हैं कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अगर दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट से आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसमें हमें क्लियर हो गया कि जो भी नॉमिनी है, जो बेनिफिशियरी है, अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी सडन अनफॉर्चुनेट डेथ या सडन डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से जो उसकी फाइनेंशियल नीड है उसको फुलफिल करता है। पॉलिसी होल्डर को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, यदि वो उसे कुछ होता नहीं है, ईश्वर उसको लॉन्ग लाइफ देता है, तो उसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। जो भी 25,000 रुपये साल भर में उसने जमा किए हैं, अगले 30 साल 50 साल जितने भी जमा किए, वो सारा का सारा वेस्ट है एक तरीके से हम कह लेंगे। लेकिन इफ़ समथिंग हैपन्स, तो जितना भी सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा पैसा बेनिफिशियरी को मिल जाता है। क्लियर हो गया। और टर्म इंश्योरेंस थोड़े से चीप भी होते हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है फ्रेंड्स थोड़ी सी चीप भी होती हैं। अब आती है फ्रेंड तीसरे टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे मनी बैक पॉलिसी कहते हैं। तो देखिए, हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडोमेंट पॉलिसी, एंड में जाकर के आपको लमसम मनी मिलती है। दूसरा हमने देखा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें एक मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आप सुरक्षित रहते हैं, और अगर डेथ होती है तो उस केस में पूरा का पूरा लमसम मनी मिलती है। ओके, फिर आता है मनी बैक पॉलिसी। तो इसमें मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा सर्टेन टाइम पीरियड बाद मिलता रहता है। मनी बैक पॉलिसीज आर बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ इंडोमेंट प्लान्स wherein the policy holder receives an fixed amount at specific intervals throughout the duration of policy।
तो पॉलिसी के ड्यूरेशन में कुछ सर्टेन अमाउंट बाईबैक के रूप में मिलता रहता है। तो जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहें तो मान लीजिए आपसे एजेंट ने कहा कि आपको 30,000 रुपये हर ईयर जमा करना है। जब 5वां साल आएगा तो आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से जब 10वां साल आएगा तो फिर आपको 1,00,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे, और जब 15वां साल आएगा तो फिर आपको 1,00,000 रुपये मनी बैक मिलेगा। तो ये एक तरीके से वो पॉलिसी, यानी कि अब 30,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये आपने 5 साल तक जमा किया, ये आपने टोटल 1,50,000 रुपये जमा कर दिए। लेकिन जब 5वां साल आएगा तो आपको 1,00,000 रुपये रिटर्न मिल जाता है। तो एक तरीके से 1,00,000 रुपये उस कस्टमर को वापस मिल जाता है। अब उसका जो पैसा लगा केवल 50,000 रुपये ही लगता है। ओके, तो इस तरीके से मनी बैक पॉलिसी काम करती है, यानी स्पेसिफिक इंटरवल्स पर जो है उसको फिक्स अमाउंट रिटर्न तौर पर मिलता रहता है। और ये इंडोमेंट प्लान का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब एक तरीके से ये इंडोमेंट पॉलिसी ही है, बस केवल मनी बैक फीचर के साथ आती है। ओके, इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, द फुल सम एश्योर्ड इज पेड टू द बेनिफिशियरी। जो भी सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा पे कर दिया जाता है। द टर्म अगेन माइट स्लाइटली वेरी फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर। अब ये कह रहा है कि जो ये टर्म है आपका मनी बैक पॉलिसी का, ये एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए दूसरा मायने रखता है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के लिए दूसरा मायने रखता है। तो ये डिपेंड कर सकता है, बट जो फंडा है वो यही है, बेसिक फंडा यही है कि आपको स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में कुछ सर्टेन अमाउंट पैसा रिटर्न मिलता रहता है मनी बैक पॉलिसी में। ये इंडोमेंट पॉलिसी का ही एक वेरिएंट है, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो फुल जो सम एश्योर्ड है वो उसको वापस मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अगले टाइप का जो प्लान है लाइफ इंश्योरेंस का, वो है पेंशन प्लान। अब अगर आप चाहते हैं कि पेंशन आपको मिले तो दीज पॉलिसीज आर मोस्ट सूटेड फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड दोज प्लानिंग टू सिक्योर फ्यूचर सो दैट यू नेवर गिव अप द बेस्ट थिंग इन लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो बेस्ट चीज़ें हैं, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, अगर आपको अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना पसंद है, या फिर आपको फॉरेन टूर करना पसंद है, जो भी आपको पसंद है, अगर आप उसको गिव अप नहीं करना चाहते हैं, तो अपना फ्यूचर सिक्योर अगर करना चाहते हैं, तो उस केस में आप पेंशन प्लान ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा टोटल 4 टाइप के हमने समझे जो है इन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर हो गई बात। तो इसमें लाइफ को इंश्योर किया जाता है, किसी पर्सन की ज़िंदगी को इंश्योर किया जाता है। इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, एंड में जो है जब मेच्योरिटी आती है या उसकी डेथ होती है तो एक लंप सम अमाउंट उसे पे कर दिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस में अगर पर्सन पूरी लाइफ खुशहाल जीता है तो उसे कोई बेनिफिट नहीं है, एक भी पैसा लौट करके नहीं मिलेगा, सारा का सारा पैसा डूबेगा। पर अगर कोई डिमाइसिस या किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो जितना भी सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा फैमिली को रिटर्न मिलता है। मनी बैक पॉलिसी में आपको सर्टेन टाइम पीरियड बाद, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में कुछ पैसा रिटर्न के तौर पर मिलता रहता है, इसे मनी बैक कह सकते हैं। पेंशन प्लान उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमें पेंशन मिले, तो वो पेंशन प्लान भी चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो जनरल इंश्योरेंस इज टिपिकली डिफाइंड एज एनी इंश्योरेंस दैट इज नॉट डिटरमाइंड टू बी लाइफ इंश्योरेंस। देखिए अब समझिए, अगर मतलब जनरल इंश्योरेंस उसे कहेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस ना हो। अगर कोई भी चीज़ है जो लाइफ को इंश्योर नहीं करती, लाइफ इंश्योरेंस नहीं देती है, तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को हम जनरल इंश्योरेंस कह सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंप्राइजेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट फायर, मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आग लगे उसके लिए आप कर सकते हैं। बलगरी आपके घर में चोरी हो सकती है। पर्सनल इंश्योरेंस सच एज एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस विच कवर लीगल लाइबिलिटीज। ओके, तो ये सब जनरल इंश्योरेंस के एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। ओके, जनरल इंश्योरेंस में क्या हमने देखा, आपका घर है, आप चाहते हैं कि अगर इस घर में हमारी चोरी हो गई तो जो भी पैसा है या जो भी चीज़ें हैं उसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो भी जनरल इंश्योरेंस हो गया। जो बैंक होते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर किसी भी बैंक में कभी चोरी वगैरह हो जाती तो जो हमारा ये जो पैसा भी मूव करता है उसका भी इंश्योरेंस हुआ रहता है। ओके, तो वो जनरल इंश्योरेंस है। ओके, तो फायर के अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टी को अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बलगरी अगर आपके घर में थेफ्ट वगैरह के चांसेज हैं तो उसको भी कर सकते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लीगल लाइबिलिटी जो होती हैं। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो क्या करते हैं बैंक वाले, क्या करेंगे, आपके इस हाउसिंग लोन का
हाउसिंग लोन का इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो वही है लायबिलिटी इंश्योरेंस। या आपने पर्सनल लोन लिया है, तो जो आपने पर्सनल लोन लिया है उसका मतलब जो लोन है उसका इंश्योरेंस हो जाए तो वो लायबिलिटी इंश्योरेंस हो जाता है एक तरीके से। जनरल इंश्योरेंस एक्ट एज द एजिस टू फाइनेंशियल कैजुअलिटीज। ओके, तो जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है फाइनेंशियल कैजुअलिटीज के लिए। अब उसके बाद में हम देखेंगे एसेट इंश्योरेंस के बारे में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है वो सारा का सारा आपका जनरल इंश्योरेंस होता है। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, फायर के अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये सभी जो है आपके जनरल इंश्योरेंस के एग्जांपल हैं। और ये फाइनेंशियल कैजुअलिटी, जो भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब लास्ट है इसमें एसेट इंश्योरेंस। तो हमने देखा था ना, क्या क्या देखा था फ्रेंड्स हमने, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होगा, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस होगा और तीसरा एसेट इंश्योरेंस होगा। तो अब हम एसेट इंश्योरेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैनी मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट कैन बी इंश्योर्ड। बहुत सारे मूवेबल और कई सारे इमूवेबल जो एसेट होते हैं उनको इंश्योर किया जा सकता है इफ़ इट इज़ द नीड ऑफ एनी बैंक टू प्रोटेक्ट द एसेट चार्ज टू इट। अब कोई भी बैंक जो किसी भी जैसे एसेट को चार्ज किया जाता है, मतलब मॉर्टगेज किया जाता है, हाइपोथेकेट किया जाता है, तो यही चार्ज होना होता है। तो बैंक चाहता है कि जो भी उसके एसेट हैं जिसको भी बैंक ने चार्ज कर रखा है, यानी अगर घर है तो उसको मॉर्टगेज करवा रखा है, अगर कार है तो उसको हाइपोथेकेट कर रखा है। ओके, तो जो भी एसेट हैं उनको इंश्योर्ड करना चाहता है बैंक, ताकि वो बने रहें। अगर घर है मान लीजिए और इंश्योरेंस बैंक ने नहीं करवाया तो दिक्कत होगी। दीज एसेट्स आर टू बी सेफगार्ड बाई कवरिंग अंडर इंश्योरेंस। तो इन सभी एसेट को हम सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं, सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, हम इन्हें इंश्योरेंस के अंडर में कवर करके इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसे इंश्योरेंस ऑन व्हीकल, मशीनरी, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस ETC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। तो जो आपकी गाड़ी है उसका इंश्योरेंस, जो मशीनरी है फैक्ट्री में लगी हुई उसका इंश्योरेंस, जो लाइव स्टॉक है उनका इंश्योरेंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे एसेट इंश्योरेंस के। और साथ ही साथ हमें पता है कि जो इंश्योरेंस का बिजनेस होता है फ्रेंड्स उसे IRDA रेगुलेट करता है, IRDA जिसे कह सकते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस सेक्टर सुपरविजन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में IRDA का रोल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर को कौन देखता है हमारे देश में, तो IRDA देखता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है उसको कौन लुक आफ्टर करता है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। ओके, तो एसेट इंश्योरेंस में हमने देखा कि कई सारे मूवेबल और इमूवेबल एसेट होते हैं जिन्हें हम इंश्योर कर सकते हैं। बैंक जो भी एसेट को अपने पास चार्ज करता है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और उसको प्रोटेक्ट या सेफगार्ड कैसे कर सकता है, इंश्योरेंस करवा करके। और काफ़ी सारे एग्जांपल हमने देखे, जैसे व्हीकल का इंश्योरेंस हो सकता है, मशीनरी का इंश्योरेंस होता है, लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस होता है। ओके, ताकि जो है बैंक का जो एसेट है वो सुरक्षित रहे। फिर हमने ये देखा कि जो IRDA है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक एजेंसी है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है किसकी, इंश्योरेंस सेक्टर के सुपरविजन के लिए। यानी इंश्योरेंस के सेक्टर के, अगर आपको इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो आपको किससे परमिशन लेनी होगी या लाइसेंस किससे लेना होगा, IRDA से लेना होगा। इट्स इन दैट सिंपल टर्म। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये मॉड्यूल D का जो है चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 3 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं इंश्योरेंस के बारे में, जो कि हम अभी अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।